अभिमन्यु पलटकर कहता है, जब उन्हें सब कुछ पता था तो फिर वो खुद हीरा लेने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं आई? उन्होंने तुम्हें हीरा लेने के लिए क्यों भेजा? डायना परेशान होते हुए कहती है, वही बात तो मेरे समझ में नहीं आई थी अभी कि जब उन्हें सब कुछ पता था तो वो अधूरा काम उन्होंने खुद ही पूरा क्यों नहीं कर दिया? मुझे उस काम को करने के लिए क्यों तैयार किया? इतने सालों तक इंतजार क्यों किया? अभिमन्यु डायना से नम लहजे के साथ पूछता है, तुमने कभी चित्रा आंटी से पूछा नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? डायना जवाब देती है, कैसे पूछ लेती, अभी तुम ही बताओ। मैं अपनी शर्त के आगे मजबूर थी। मैं उनसे वादा कर चुकी थी कि उनकी हर बात मानूंगी बिना उनसे कोई सवाल किए। डायना की ये बात कहते ही एकदम से खामोशी छा जाती है। किसी की भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चित्रा ने ऐसा क्यों किया था। वो खुद बंगला मुड़ा क्यों नहीं आई थी? उसने डायना को क्यों भेजा था? डायना एक गहरी सांस अपने सीने के भीतर भरती है और फिर बोल पड़ती है, जब मैं यहाँ मेहंदी पथार आई और मुझे वर्चस्विनी ने बताया कि उसकी बेटी का नाम भी तारा ही है और वो उसकी नहीं बल्कि देविका की बेटी है, तो मेरा मन भर आया। मेरा मन तो कर रहा था मैं उसी वक्त वर्चस्विनी से बोल दूं कि मुझे तारा से मिलना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ, पर मैं अपने हालातों के आगे मजबूर थी, इसलिए उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। पर जब मैं बिंदु के घर गई तो उसी रात मैं चुपके से वर्चस्विनी के घर पर पहुंच गई थी और जब मैंने देखा कि तारा वर्चस्विनी के साथ बहुत खुश है तो मैं उसके पास तक नहीं गई, बस दूर से ही उसे देखती रही। वर्चस्विनी ने सच में तारा को बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। वर्चस्विनी तारा का बहुत ख्याल रखती थी। शायद अगर देविका होती तो वो भी तारा का इस तरह ख्याल नहीं रख पाती जितना वर्चस्विनी रखती है। इतना कहकर डायना वर्चस्विनी की तरफ देखने लग जाती है। वर्चस्विनी की आंखें भी आंसुओं से भरी हुई थी। वो कुछ नहीं कहती है। डायना अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, मुझे कैसे भी करके ग्रेवयार्ड कोठी जाना था क्योंकि डायनो का हीरा वहीं पर था। बिंदु ने मुझे बता दिया था कि वो हीरा अभिमन्यु के पास है। अभिमन्यु को टाइपराइटर के अंदर से एक हीरा मिला है। मैं दिन भर यही सोचते रहती कि कैसे करके ग्रेवयार्ड कोठी में घुसूं और फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मिलने के बहाने से तुम सबको बिंदु को उसकी दुकान पर बुलाने के लिए कहा और फिर जैसा मैंने बिंदु से कहा था उसने वैसा ही किया। उसने तुम्हें बताया कि मुझे हॉन्टेड प्लेसेस पसंद है और मैं ग्रेवयार्ड कोठी में रहना चाहती हूँ और तुम सब इतने नेक दिल के थे कि बिंदु की बात मान गए। तुमने बिल्कुल भी मना नहीं किया। सब लोग बड़ी गौर से डायना की बातें सुनते रहते हैं, पर डायना की बातें सुनकर सबसे ज्यादा कोई परेशान थी तो वो बिंदु थी। उसे तो पता ही नहीं चल रहा था कि कब डायना ने उस पर और उसकी माँ पर काला जादू कर दिया था और उसे अपना कजिन बना लिया था। वो तो सच में उसे अपनी कजिन समझती थी। वो कजिन जिससे मिलने के लिए गर्मी की छुट्टियों में बिंदु के पापा उसे डायना के घर ले जाया करते थे। ये सारी बातें डायना ने बिंदु के दिमाग में अपने काले जादू की मदद से डाली थी और बिंदु को ये सारी बातें सच लगती थी। डायना सारी बातों को याद करते हुए फिर एक बार बोल पड़ती है, मैं ग्रेवयार्ड कोठी सिर्फ एक मकसद से आई थी और वो था डायनो का हरा हीरा लेने के लिए और मुझे ये भी पता था कि वो अभी के पास है, इसलिए मैं उसके आसपास ही भटका करती थी, उसका पीछा छोड़ती ही नहीं थी। अभी से खट्टी मीठी नोक झोंक में कब मैं उससे प्यार कर बैठी मुझे पता ही नहीं चला। प्यार ऐसा ही होता है, हम करते नहीं हैं, बस अपने आप हो जाता है और मुझे भी हुआ अभी से। इतना कहकर डायना प्यार भरी नजरों के साथ अभिमन्यु की तरफ देखने लग जाती है। डायना का चेहरा देखकर पलक मुंह बनाने लग जाती है। डायना फिर बोल पड़ती है, ग्रेवयार्ड कोठी में आने के बाद ही मुझे बहुत कुछ पता चला, ये भी कि युग ही महाडायन का बेटा है, पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। मुझे ये भी पता चल गया था कि शालिनी के अंदर ही यामिनी की आत्मा है, पर मैं सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रही क्योंकि मेरा मकसद हीरा पाना था। मैं कैसे भी करके अभी से वो हीरा लेना चाहती थी, पर अभी वो हीरा मुझे देने के लिए तैयार ही नहीं था। इसी बीच मुझे ये भी पता चल गया था कि तारा को मायाधारी उठा कर ले गई है। मैं बहुत परेशान थी तारा के लिए, पर मैं उस वक्त भी मजबूर थी और कुछ नहीं कर सकती थी। पर वो तो यामिनी थी जिसने तारा को बचा लिया। मैं उम्र भर उसकी कर्जदार रहूंगी। डायना आगे की बात यामिनी की तरफ देखते हुए कहती है, यामिनी ने सिर्फ तारा को बचाया ही नहीं था, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए मायाधारी की कहानी का अंत भी कर दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। और ये बात जानकर मैं बहुत खुश थी। मुझे तो बस मायाधारी को मरा हुआ देखना था, फिर चाहे उसे मैं मारूं या यामिनी। डायना एक लंबी आह भरती है और फिर बोल पड़ती है, देविका की मौत का बदला जो मैं मायाधारी से लेना चाहती थी वो यामिनी ने ले लिया था। मायाधारी भी मर चुकी थी और वर्चस्विनी भी तारा को लेकर ग्रेवयार्ड कोठी में रुकने के लिए आ गई थी।
मैं बहुत खुश थी क्योंकि बदला तो पूरा हो चुका था, पर साथ में तारा भी मेरे पास थी। वो काम जो मैंने महाडायन से करने के लिए कहा था वो यामिनी कर चुकी थी। इसी वजह से फिर मैंने अपना मकसद बदल दिया। मेरा मकसद फिर हीरा पाना नहीं था, अभिमन्यु का प्यार पाना था। मैं उसका प्यार पाना चाहती थी और उसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। इसी वजह से मैंने फिर महाडायन को कोई संदेश नहीं भेजा, उन्हें नहीं बताया कि यक्षिणी की एक बेटी भी है जिसका नाम यामिनी है, जो हम सबके साथ ही रहती है। युग हैरानी के साथ डायना से कहता है, मतलब माँ को यामिनी के बारे में कुछ पता नहीं था? डायना हामी भरते हुए कहती है, हाँ युग, उन्हें यामिनी के बारे में कुछ नहीं पता था। यामिनी बीती बातों को याद करते हुए कहती है, तभी वो उस वक्त घाट पर मुझसे इस तरह बात कर रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था मैं यक्षिणी हूँ। डायना चित्रा की लाश को देखते हुए बोल पड़ती है, सारी गलती मेरी है। मुझे पहले ही महाडायन को इस बारे में संदेश भेज देना चाहिए था। शायद अगर मैं उन्हें पहले ही सब कुछ बता देती तो आज जो हुआ वो नहीं होता, महाडायन आज जिंदा होती। इतना कहकर डायना फिर से रोना शुरू कर देती है। अभिमन्यु डायना को फिर से समझाते हुए कहता है, डायना तुमने फिर अपने आप को दोष देना शुरू कर दिया। कितनी बार बोला मैंने तुमसे, तुम्हें अपने आप को दोष देने की कोई जरूरत नहीं है। जो होना होता है वो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता न बदल सकता है। आज अपनी जान की कुर्बानी देकर चित्रा आंटी ने साबित कर दिया कि एक माँ के लिए उसकी औलाद से प्यारा कोई नहीं होता है, उसकी खुद की जान भी नहीं। डायना भी बोल पड़ती है, तुमने सही कहा भी। मुझे तो लगता है महाडायन ने मुझे यहाँ पर हीरे के लिए नहीं बल्कि युग के लिए भेजा था, ताकि मैं उसका ख्याल रख सकूं। वो सच में युग से बहुत प्यार करती थी। युग एकटक नजर से चित्रा की लाश को ही देखे जा रहा था, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। युग की आंखें फिर से नम होने लग जाती हैं, उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। युग चित्रा के चेहरे को देखते हुए रोते हुए कहता है, आप हर बार ऐसा क्यों करती है माँ? क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली जाती है? क्यों माँ, क्यों? इतना कहकर युग रोने लग जाता है। युग फिर रोते हुए कहता है, आपने कहा था ना मुझसे कि जब आप मुझसे मिलेंगी तो मुझे सब कुछ बताएंगी, वो सारे राज जो आपने मुझसे छुपा कर रखे हैं। तो अब बताइए ना माँ, आप इस तरह शांत क्यों लेटी हुई हैं? मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती है माँ, नहीं जा सकती। जब आप मुझसे इतना प्यार करती थी तो फिर क्यों मुझे छोड़कर चली गई माँ? क्यों माँ, क्यों? क्यों क्यों कहकर ही युग चित्रा के शव को अपने दोनों हाथों से पकड़कर हिलाने लग जाता है। युग का दर्द सिर्फ उसकी आंखों में ही नहीं बल्कि बातों से भी समझ में आ रहा था। युग फिर रोते हुए बोल पड़ता है, मेरे सवालों का जवाब दो माँ, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई? क्यों मुझे बचाया आपने? युग अभी भी चित्रा के शव को अपने दोनों हाथों से हिलाए जा रहा था। उसी वक्त यामिनी युग के पास जाती है और उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपनी बाहों में भरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं युग बाबू? संभालिए अपने आप को, संभालिए युग बाबू। युग रोते रहता है। यामिनी की भी एक बात नहीं सुनता है, बार बार चित्रा की लाश को हिलाते हुए उससे अपने सवालों का जवाब मांगते रहता है, ये जानते हुए भी कि चित्रा उसे छोड़कर बहुत दूर जा चुकी थी। अब वो चाहकर भी उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। युग चित्रा के शव को अपने दोनों हाथों से हिलाए ही जा रहा था कि तभी बिंदु डरते हुए अपने हाथ से इशारा करते हुए कहती है, वो वहां पर क्या हो रहा है? बिंदु की ये बात कहते ही सब लोग उस तरफ देखने लग जाते हैं जहां पर बिंदु ने इशारा किया था। बिंदु ने कहीं और नहीं कालाछाड़ी जंगल की झाड़ियों की तरफ इशारा किया था। कालाछाड़ी जंगल की झाड़ियां कुछ इस तरह हिल रही थी कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां से कोई निकल रहा हो। बिंदु डरते हुए कहती है, वहां पर कौन है? बिंदु के सवाल का कोई जवाब नहीं देता है। सब सहमे हुए दिल की धड़कनों के साथ उसी तरफ देखते रहते हैं। देखते ही देखते झाड़ियों की हलचल और तेज बढ़ जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वहां अंदर से कोई बाहर निकल रहा हो। सब उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी एक बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। डायना को उस बिल्ली की आवाज जानी पहचानी लगती है और वो झट से बोल पड़ती है, ये तो मेरी लूसी की आवाज है। जैसे ही डायना लूसी का नाम लेती है, कालाझाड़ी जंगल के अंदर से कोई और नहीं बल्कि लूसी निकलती है, जिसकी आंखें अंधेरे में हरे रंग में चमके जा रही थी। डायना लूसी को कई महीनों बाद देख रही थी। आखिरी बार उसने लूसी को तब देखा था जब काले साए ने उस पर ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हमला किया था और उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी छोड़नी पड़ी थी। इतनी जल्दी में डायना को ग्रेवयार्ड कोठी छोड़नी पड़ी थी कि उसे लूसी का ध्यान ही नहीं था कि वो कहाँ पर है।
हवेली आने के बाद डायना ने लूसी से संपर्क करने की कोशिश तो करी थी, पर वो कर नहीं पाई थी और डायना को लगने लग गया था कि लूसी को कुछ हो गया है। इतने महीने बाद लूसी को देखने पर डायना का दिल खुश हो जाता है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आने लग जाते हैं। आते भी कैसे नहीं, उसके लिए लूसी कोई पालतू जानवर नहीं थी, बल्कि उसके परिवार के सदस्य की तरह ही थी। डायना लूसी को एकटक देखते हुए कहती है, लूसी तुम जिंदा हो? मुझे तो लगा उस रात तुम्हें कुछ हो गया होगा। तुम कहाँ थी इतने दिनों तक लूसी? लूसी चलते हुए उनकी तरफ ही आ रही थी। डायना को लगा था कि लूसी सीधे उसके पास आएगी, पर लूसी उसके पास ना आकर सीधे चित्रा की लाश के पास चली जाती है और अपने पंजे से चित्रा के चेहरे को बार बार छूने लग जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे लूसी भी चित्रा को उठाने की कोशिश कर रही हो। बार बार पंजा मारने पर भी जब चित्रा नहीं उठती है तो लूसी की आंखें भी नम हो जाती हैं। उसकी आंखों से भी आंसू का एक कतरा गिरता है जो सीधे चित्रा के चेहरे पर जाकर गिरता है। डायना रोते हुए लूसी से कहती है, महाडायन नहीं उठने वाली लूसी, वो हमें छोड़कर जा चुकी है हमें महाडायन छोड़कर लूसी। लूसी डायना की तरफ देखती तो है, पर प्यार भरी निगाहों के साथ नहीं बल्कि नफरत के साथ, जैसे लूसी भी डायना से नाराज हो। उसे पता था कि डायना ने गद्दारी की थी, जिस वजह से वो उससे नाराज थी। डायना लूसी को अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने पास बुलाते हुए कहती है, आओ लूसी, मेरे पास आओ, अपनी डायना के पास। इतना कहकर डायना अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा देती है। डायना को लगने लग गया था कि लूसी डायना के पास आएगी, पर लूसी डायना के पास ना जाकर सीधे युग के पास चली जाती है। डायना हैरानी के साथ मन में सोचने लग जाती है, ये लूसी मेरे पास ना आकर युग के पास कैसे चली गई? आखिर चक्कर क्या है? डायना एकटक नजर से लूसी को देख ही रही थी कि तभी उसे लूसी के पास कुछ दिखने लग जाता है और वो हैरानी के साथ खुद से बड़बड़ाती है, ये लूसी के पास कैसे आया? ये तो महाडायन के पास था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।